जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे तमाम नाज़रीन सामाईन को इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री रिव्यू खुश आमदीद। तो जो नए दोस्त आए हैं वो नीचे ये सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लें और बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों आज मेरी इस वक्त रात के 1 बजने वाले हैं और मैं मेरा जो ज़िंदगी की अपनी फैमिली अपनी कौम से कबीले से हट के अगर मुझे सबसे पहले किसी दूसरे कबीले का दूसरी कौम का तारुफ हुआ था तो वो थी डोगर कौम। और मैं जहाँ तक मैं बचपन से लेकर अब तक सुनता आया हूँ कि डोगर जो है ये जाट कौम की एक जो है जाट अपना या जट कबीले की कौम का एक गोत है। तो इनका ताल्लुक जट्टू से है या जाट कौम से है। तो मैंने जो अपनी ज़िंदगी में पहला डोगर जो मेरा बहुत काबिल एहतराम अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, डोगर था अरशद, डॉक्टर अरशद जो वेटरनरी डॉक्टर था और हमारे गांव में तैनात था। तो वो शख्स है इस कौम में जो सबसे पहले मुझे मिला। इसके अलावा बहुत काबिल एहतराम मेरे भाई हैं, मेरे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं उनसे, ख़ानदानी तल्लुकात हैं। और मेरे गांव के आसपास भी डोगरों के काफ़ी गांव हैं और काफ़ी इनकी आबादी है इधर आबाद। तो आज मैं ये जो थोड़ी सी आज जो वीडियो लेकर आए उसमें जो मैंने आज सुना है या देखा है उसमें मुझे भी बहुत मतलब शौक़ लगा है। और उसकी जो मेन वजाहत है, मेन एक चीज़ है कि जो बरसगीर पाको हिंद ये इलाका राजपूतों का इलाका था, उनमें से दूसरे कबीले आगे से निकले, दूसरे चीमे चट्ठे, इनमें भी गोंदल, इनमें भी जब मैं इनकी तहकीक में गया हूँ तो इनको भी मोरखीन जो है जोड़ते हैं उधर राजपूतों से ही। तो मुझे यही फील होता है कि जो जट था राजपूतों का को बड़ा उसे ज़िम्मेदारा करता तो उसे जट का नाम दे दिया गया और आगे जट के बाद उसका फिर आगे मुख्तलिफ गोतें और कौमें चलती गईं, बनती गईं, ख़ानदान कबीले निकलते गए। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। बरसगीर पाको हिंद में बसने वाली अक़वाम की सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री की आज की वीडियो का डोगर जट फैमिली के लोग हैं। डोगर कबीले को जाट कबीले की गोद समझते हैं जो कि है भी, मगर कुछ मोरखीन इनको राजपूत फैमिली से जोड़ते हैं और कहते हैं कि बरसगीर पाको हिंद दरअसल राजपूत कौम का इलाका था और जट यहाँ जाट जो जाट से निकला है, जाट का लफ्ज़ पंजाबी लबो लहजे में से जट कह दिया। तो जो कि राजपूत कौम का बड़ा खेती बाड़ी करता था और इसको खेती बाड़ी की वजह से, ज़िम्मेदारी की वजह से जट कह दिया गया या जाट बना दिया गया। और ये कौम फिर बाकायदा तौर पर जट कबीला या जट कौम बन गई और आगे इनकी बहुत सारी गोतें बन गई। वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर आपको मेरी ये काविश अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप डोगर कौम के बारे में कोई अपनी राय कायम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। कमेंट में मुझे ये लाजमी बताएं कि ये डोगर कौम जो है राजपूत है या जट कौम से है। नाज़रीन व सामीन, उर्दू शाइन के मुताबिक डोगर राजपूत का बहुत बड़ा ख़ानदान है, जबकि मेरा इल्म कहता है कि डोगर जाट कौम है। ये मेरी असेसमेंट है, बल्कि अक्सर लोग ही भी यही कहते हैं। डोगर जाट कौम की एक बहुत नुमायाँ बरतर और नवाबी गोत है। इस कौम की असलियत के मतलब मुख्तलिफ रवायात कायम की जाती हैं। कोई रवायत इनको पनवार राजपूत बताती है तो कोई रवायत इनका सिलसिला नस्ब चौहान राजपूत से जोड़ती है। कई रवायात ऐसी भी मिलती हैं जो डोगर कौम को सिरे से राजपूत तस्लीम ही नहीं करती, ताहम ये गलत है। बिलाशुबा डोगर राजपूत हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि इनका पेशा सिपाहगिरी था और जो हिंदुस्तान की राजपूत या खश्ती अक़वाम के लिए मखसूस था। पुराने राजे महाराजे फ़ौज में डोगर या डोगरा जवानों को खुसूसी तौर पर भर्ती किया करते थे। इनकी वजह इनका बहादुर, दलेर और ज़रूरतमंद होना था। चुनांचे डोगरा अफवाज की अहमियत हर दौर में मुस्तहकम रही है। नाज़रीन व सामीन, पंजाब में आबाद डोगर दिल्ली के नवाब से चंद सदियाँ बेशतर नकल मकानी
کر کے یہاں آئے تھے۔ پہلے یہ لوگ پاک پتن شریف کے نواح میں آباد ہوئے۔ ممکن ہے وہ دور بابا فرید شکر گنج کا ہی ہو اور انہی کے ہاتھوں پر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا ہو۔ پاک پتن کے نواح آباد ہونے کے بعد یہ لوگ بتدریج دریائے ستلج کے ساتھ ساتھ آباد ہوتے گئے۔ پھر فیروز پور ہندوستان کے ڈوگروں کے متعلق روایت ہے کہ وہ بہلول کے داماد ماہو کی اولاد ہیں۔ بہلول ڈوگروں کے جد امجد کا نام ہے۔ اس کے 3 بیٹے تھے جن کے نام ببو، لنگڑ اور سمو تھے۔ فیروز پور انڈیا کے ڈوگر اور ڈوگروں کی ایک شاخ ملا بال بہو کی اولاد ہیں۔ کھائی شاخ کے ڈوگر لنگڑ کی اولاد ہیں، جبکہ قصور اور اس کے نواح میں آباد ڈوگر سمو کی اولاد ہیں۔ تاہم ان کے علاوہ بھی ڈوگر کی کئی ذیلی شاخیں ہیں، جن میں سے پرچار، ٹپورا، نتیر، چکورا، چھینا، تگڑا، ماہو اور چوکرا کافی مشہور ہیں۔ ناظرین، فیروز پور کے ڈوگر اپنے آپ کو تمام ڈوگروں سے اعلیٰ و برتر سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی بیٹیوں کا رشتہ دیگر اقوام میں نہیں دیتے تھے۔ یعنی کہ وہ جو فیروز پور کے ڈوگر ہیں وہ خود کو بہت اعلیٰ و برتر یا ان میں بڑی خود پسندی یا نہ تھی کہ وہ دوسرے ڈوگروں میں اپنی بیٹیوں کے رشتے بھی نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ڈوگر جوان بے حد خوبصورت اور لمبے تگڑے ہوتے تھے۔ بااصول، ڈیرے دار، خدا ترس اور غریب پرور قوم ہے۔ ان کے لوگوں نے ہمیشہ شاہانہ اور آزادانہ زندگی بسر کی ہے اور عموماً پیشہ کاشتکاری سے دور رہے ہیں۔ مال مویشی پالنا یا غلہ بانی کرنا ان کا محبوب مشغلہ رہا ہے اور ماضی میں یہ لوگ زیادہ تر خانہ بدوش تھے۔ تب دور ہی ایسے تھے، ہر قوم ہی خانہ بدوش تھی۔ اس کی وجہ کہ تب کھیتی باڑی تو کرتے نہیں تھے، جہاں پہ اچھی چراگاہ یا اچھی پانی کے ظاہر ہے پینے کے لیے پانی اس وقت ویلنگ یا ٹیوب ویل یا بورنگ سسٹم تو ہوتا نہیں تھا، تو دریا یا ندی کے قریب ہی آباد ہوتے تھے تاکہ پانی خود بھی پئیں، اپنے جانوروں کو بھی پلائیں، اور وہاں ہی چراگاہ بھی ہوتا تھا، سبزہ بھی ہوتا تھا، جانوروں کے لیے بہتر خوراک بھی ہوتی تھی۔ مال مویشی اور بھینسیں پالنا اور ماضی میں یہ لوگ پالنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ کئی روایات ان کو گجر قوم کی شاخ بتاتی ہیں۔ ملازمت کے سلسلے میں انہوں نے ہمیشہ سباگری کو ترجیح دی اور آج بھی یہ ڈوگر پولیس میں، فوج میں بڑے بڑے اچھے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور یہ ملازمت کو ہی شروع سے ترجیح دے رہے ہیں اور بہت بہادر اور جنگجو رہے ہیں۔ سامعین، ماضی میں ڈوگر نکی کے علاوہ حصار اور چچھا میں بھی آباد رہے ہیں۔ یہ حصار اور چچھا، حصار وہ ہے جو راجستھان انڈیا میں ہے اور چچھا بھی ادھر کوئی علاقہ ہوگا۔ فیروز پور انڈیا میں 1760 میں داخل ہوئے اور وہاں باقاعدہ الگ ریاست بنائی جو ڈوگرا ریاست کے نام سے مشہور ہوئی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد میں جب سکھوں نے ان پر پے در پے یلغاریں شروع کی تو انگریزوں نے انہیں باقاعدہ ایک الگ ریاست کے حقوق دے کر اپنے ساتھ ملا لیا، جبکہ 1835 تک یہ انگریزوں کے حمایتی رہے اور رنجیت سنگھ کی یلغار سے بچتے رہے۔ ناظرین، اس سے پہلے 1762 میں جموں کا حکمران راجہ رنجیت دیو تھا۔ اس راجہ کے پاس بے حد طاقتور ڈوگرا فوج تھی۔ ادھر بھی ڈوگرا راج کشمیر میں بھی رہا ہے، جس نے آیا کہ کشمیر بیچا تھا وہ بھی ڈوگرا ہی تھا۔ اس دور میں احمد شاہ ابدالی کی طرف سے کشمیر پر راجہ سوگ جیون مل اس کا عامل تھا۔ اس راجہ جیون مل نے کسی وجہ سے احمد شاہ ابدالی کے خلاف بغاوت کر دی تو احمد شاہ ابدالی نے اس کی سرکوبی کے لیے نور الدین افغان کو ایک بڑی زبردست فوج دے کر کشمیر بھیجا۔ جب راجہ سوگ جیون مل کو اس کی اطلاع پہنچی تو اس نے جموں کے راجہ رنجیت دیو کو مدد کے لیے لکھا تو راجہ رنجیت دیو نے اس کی مدد کے لیے ڈوگرا راجپوتوں کی بے حد طاقتور اور جنگجو فوج روانہ کی۔ چیرادڑ کے مقام پر یہ دونوں فوجیں ٹکرائیں، تاہم لڑائی کے شروع میں ہی ڈوگروں اور سوگ جیون مل کی فوج کے مشترکہ کمانڈر بخت مل نے کافی جوانوں کے ہمراہ احمد شاہ ابدالی کی افغان فوج سے جا ملا، جس کی بنا پر راجہ جیون سوگ مل بدحواس ہو کر بھاگ کھڑا ہوا، مگر افغان فوج نے تعاقب کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ ابدالی فوج کے کمانڈر نور الدین
खान ने राजा सोगमल की आंखें निकाल कर इसे अंधा करके और बादशाह के हजूर भेज दिया। फिर अहमद शाह अब्दाली ने इस बदनसीब जीवनमाल को हाथी के पांव तले कुचलवा कर मरवा डाला और कश्मीर से तमाम डोगरों को निकाल दिया। इसके बाद सिखों के ऐद तक कोई डोगर कश्मीर में आबाद ना हो सका। फिर 1846 में जब कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह के कब्जे में आया, जिनका तल्लक जमवाल राजपूतों से था, तो इसने यहाँ असर नौ डोगर कौम के लोगों को आबाद करना शुरू कर दिया। दोस्तों, कश्मीर के इलाके में डोगरों की काफ़ी तादाद आबाद है। पाकिस्तान के आबाद कार तमाम डोगर मुसलमान हैं, जबकि कश्मीर और जम्मू के डोगरों में मुसलमान, सिख और हिंदू तीनों मज़ाहिब के लोग मिलते हैं। कौमियत के अतबार से जम्मू कश्मीर के डोगरों को दो बड़ी शाखों में तकसीम किया गया है। पहली शाख जय कालिया राजपूत कहलाती है। ये वो डोगर राजपूत हैं जो पेशा काश्तकारी को अपने तौहीन समझते हैं और हल को हाथ तक नहीं लगाते, जबकि दूसरी शाख सलाविया डोगर राजपूतों की है जो अमूमन पेशा काश्तकारी से वाबस्ता है। इन दोनों का अगरचा सब नस्ब एक ही है, ताहम जब जय कालिया राजपूत अपने आप को सलाविया राजपूतों से अफजल तस्वर करते हैं। दोस्तों, डोगर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आबाद हैं। सियालकोट और लाहौर में इनकी अक्सरियत आबाद है। इसके अलावा गुजरांवाला, साहिवाल और मुल्तान में भी इनकी कई ख़ानदान मिलते हैं, जबकि डोगरों का इक्का दुक्का ख़ानदान रावलपिंडी, झंग, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर में आबाद है। पंजाब के अलावा सूबा सरहद में इनके कई ख़ानदान पेशावर के नवाब में आबाद है। पंजाब में ये लोग दरिया सतलुज की बलाई वादियों और लाहौर के साथ साथ दरियाए ब्यास में आबाद हैं, जबकि मगरबी जानब इनकी गड़ियाँ सियालकोट से कश्मीर तक फैली हुई हैं। डोगर या डोगरा कौम के अफराद अपने नाम के साथ सरदार, मियाँ या राजा का लक़ब इख्तियार करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हो तो नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा। और जितने भी मेरे डोगर बरादरान हैं, मेरे काबिल एहतराम भाई, मैं उनके लिए ये स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। एक दो दोस्तों ने जो इसकी अपना डिमांड की, फरमाइश की, तो मैंने कहा चलें इस पर वीडियो बनाते हैं। और ये वीडियो मुझे इसका एक नया पार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो से इस तरीके से सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आगे मज़ीद एक दो बुज़ुर्ग हैं डोगर साहबान, जिनमें सरदार मोहसिन डोगर साहब कड़गेल से मेरे काबिल एहतराम हैं, अरफान डोगर साहब MNA साहब के चचा हैं, तो उनको तारीख़ का काफ़ी जो है ना नॉलेज है डोगर की कौम का। तो इंशाल्लाह उनसे मैं सिटिंग करके उनको भी मैं लाइव स्ट्रीम पे लूँगा और उनकी भी साथ ही सारी जो है ना बात आएगी। तो अब तक के लिए बस इतना ही। तो अगर कोई है इसमें कमी बेशी तो आप मुझे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, एक नई कौम। आई थिंक गुज्जर ही बेहतर रहेगी, उन्हें कोई जान छुड़ाइए जल्दी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।